एक बहुत ही अहम फैसला जिसका बड़ी बेताबी से इंतजार था लाहौर हाई कोर्ट का, और वो किस टॉपिक के ऊपर था? वो था 43 MNAs जिनके रेजिग्नेशन लेटर्स गए थे स्पीकर कौमी असम्बली को। और इन्हीं रेजिग्नेशंस भेजने वाले MNAs ने अपने रेजिग्नेशंस की बाबत इस बात को चैलेंज कर दिया कि जनाब हमारे तो रेजिग्नेशन कबूल ही नहीं होना चाहिए। और जो डी नोटिफिकेशन लेटर जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने देखा कि स्पीकर को 43 MNAs PTI के ने रेजिग्नेशन भेज दिए हैं तो डी नोटिफाई इनको कर दिया जाए। तो उसकी बाबत लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है और एक्सपेक्ट नहीं था किया जा रहा कि ऐसा रिजल्ट आएगा। इनिशियली तो लाहौर हाईकोर्ट ने क्या किया कि इस डी नोटिफिकेशन लेटर को जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया था कि 43 मेंबरान कौमी असम्बली जो कि PTI के हैं, इन्होंने चूंकि रेजिग्नेशन लेटर कौमी असम्बली के स्पीकर को दे दिया तो हम इसको डी नोटिफाई करते हैं, इनकी जो रुकनीत उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन यही 43 मेंबरान चले गए हाई कोर्ट के अंदर इस इशू को लेके कि जनाब प्रॉपर कोर्स नहीं अपनाया गया, प्रॉपर लॉ का प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, हमें बुला के हमारी रेजिग्नेशन के मुतालिक पूछा नहीं गया कि आया ये हमने भेजे भी हैं कि नहीं, आया हमारे मकासद क्या हैं, हमें क्या किसी ने फोर्स तो नहीं किया गया, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से सिर्फ रेजिग्नेशन दे रहे थे, हमारा मकसद रेजिग्नेशन देना नहीं था। तो ये पिटीशन दायर की गई थी PTI के मेंबरान जो कि कुल 43 बनते हैं, और चैलेंज किया था उस डी नोटिफिकेशन लेटर को कि इसको सस्पेंड भी किया जाए और खारिज भी किया जाए। तो इनिशियली कल तक तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया था लेटर को कि हम मुकम्मल फैसला आने तक इसको स्टे देते हैं, लेकिन बहुत ही स्पीड से बहुत क्विकली लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला जारी कर दिया कि ये 43 मेंबरान जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए थे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को और डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी को, तो ये जो रेजिग्नेशन देने का मामला था ये बिल्कुल ठीक था, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अपनाया गया था, प्रॉपर चैनल था, इसके अंदर कोई झोल मैनिपुलेशन कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स नहीं थी, और इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफिकेशन लेटर जारी करना बिल्कुल दुरुस्त था। ये 43 मेंबरान अब रुकनीत रखने के अहल नहीं रहे, इनको निकल जाना चाहिए। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा उस मौक़िफ़ की तायद की जो कि स्पीकर की तरफ से था एज अ डिफेंडेंट एज अ रिस्पोंडेंट पिटीशन के अंदर, कि जनाब स्पीकर साहब ने तलब किया था 12 इन 43 मेंबरान को नोटिस भी जारी किए, समन भी जारी किए, और वो जो एक प्रोसेस होता है कि जब रेजिग्नेशन लेटर किसी भी लॉ मेकर या MNA की तरफ से कौमी असम्बली से आता है स्पीकर की तरफ, तो उसको जो ऑथेंटिकेट करना होता है, वैलिडेट करना होता है, वेरिफिकेशन करनी होती है कि आया ये इसी बंदे ने भेजा है अपनी आज़ाद मर्जी से, कोई इसके अंदर प्रेशराइज तो इसे नहीं किया गया वगैरह वगैरह, और उसको जो पूछना होता है। तो स्पीकर कहता है जनाब मैंने इनको 12 समन किया था, नोटिस भेजे थे, तलब भी किया, लेकिन इन मेंबरान ने मेरी बात ही नहीं सुनी, इन्होंने मेरे बात पे कोई गौर ही नहीं किया, मैं बुलाता रह गया। फिर चूंकि इन्होंने एक खुद इनके हाथ खुद साफ नहीं, दे आर नॉट हैविंग द क्लीन हैंड्स, तो फिर मेरे पास यही एक चैनल था, ये रास्ता था कि मैं इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मेरे समन करने पे ये पेश नहीं थे हो रहे, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर डी नोटिफिकेशन लेटर जारी किया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इन सारे मामलात को देखा और कहा कि जब ऐसा किसी की तरफ से रवैया अख्तियार किया जा रहा होता है, प्रॉपर चैनल भी इख्तियार किया जा रहा है, समन भी किया जा रहा था इन 43 मेंबरान को और ये नहीं पेश हुए, तो ये रुकनीत रखने के हल नहीं रहे और इन 43 मेंबरान की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, और जो डी नोटिफिकेशन लेटर को चैलेंज किया गया था वो पिटीशन भी इनकी डिसमिस कर दी गई है। करते हैं शेख रशीद साहब की ज़मानत की, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर इन थे शेख रशीद साहब, उनके पर्चों को लेके, उनकी ज़मानत के हवाले से बहस व मुबाहिसा को लेके। शेख रशीद साहब के ऊपर मुतअद्दिद पर्चे दिए जा चुके हैं पूरे मुल्क के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जैसे कि बलूचिस्तान में दिया गया, कराची में दिया गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, दीगर पर्चा जात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि अब आप बस कर दें, आप इस तरीके से कानून का मजाक ना बनाएं कि हर एक एक बात को लेके आप 10-10 पर्चे दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने जहाँ पे सस्पेंड तो किए पर्चा जात, लेकिन कुछ पर्चे ऐसे थे जिसमें ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है शेख रशीद साहब को, और अंडर कस्टडी थे, जेल में थे। और फिर क्या हुआ कि जनाब इनके जो वकला हजरात हैं इन्होंने ज़मानत दायर की, लेकिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो फैसला आया वो उम्मीदों के बरक्स था। मजिस्ट्रेट साहब ने इनकी ज़मानत खारिज फरमा दी और फिर उम्मीद लेके इस फैसले के ख़िलाफ़ सेशंस कोर्ट में गए, लेकिन बदकिस्मती से सेशंस कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत जो है खारिज फरमा दी है। तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसका भी हम
डिटेल्ड वाइज पैरा वाइज जिक्र करेंगे। लेकिन अब जो रेमेडी बची है शेख रशीद साहब के पास वो है कि ये हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे। हाई कोर्ट में इन पोस्ट अरेस्ट बेल्स के फैसले जात के खिलाफ अपील की सूरत में हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे चैलेंज करेंगे, अपनी ज़मानत रखेंगे। फिर वहाँ से भी जो फैसला आता है उसको देखे जाएगा कि क्या फ़ैसला आता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताता चला हूँ, क्योंकि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ, कि ज़मानत दायर करते वक्त टाइम पीरियड बड़ा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपके ऊपर लगी, आप गिरफ्तार हुए, जेल गए, आपने फ़ौरन से ज़मानत फेंकी और बाहर आ जाएं। इसमें जितना टाइम आप जेल के अंदर गुजारते हैं वो काउंट करता है हर एक दिन, और एक रीज़नेबल सूटेबल टाइम समझा जाता है कि जनाब ये मुलजिम जेल के पीछे है। फिर वो एक ग्राउंड बन जाता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं जेल में रहने की, अब इसको बाहर आ जाना चाहिए, काफ़ी अरसे से ये जेल के अंदर है। ये ज़मानत के ग्राउंड में से एक ग्राउंड होता है कि एक मुलजिम कुछ अरसा जेल के अंदर रह लिया उसने, अब बाहर आ जाए, मज़ीद ट्रायल में अभी टाइम लगेगा, तो उसकी जो टाइम वेस्टेज अंदर हो रहा है वो बेचारा बाहर आ जाए। लेकिन शेख रशीद साहब के मैटर के अंदर ज़मानत बहुत ही तेज़ी से दायर की गई, उजरत में दायर की गई, या जो भी इनके मकासद हैं या जो भी इनके लॉ कानूनदान जो भी इनको लेके चल रहे हैं वकला हजरात, उन्होंने बड़ा स्पीडी ज़मानत फ़ाइल की है। तो उसका नतीजा भी फिर हमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला कि मजिस्ट्रेट ने भी कैंसिल की, सेशंस कोर्ट ने भी कैंसिल की, और अब ये हाई कोर्ट में मामलात लेके जा रहे हैं। और सेक्शंस जो हैं सेक्शन 153A है, 120 और इस तरीके से 505 PPC के हैं। यहाँ पे जो तीसरा एक अहम इशू है वो ये है कि IMF की टॉक्स चल रही थी पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ, और काफ़ी आगे बात जा रही थी। और इस मौके पे जबकि पाकिस्तानी इकॉनमी काफ़ी क्रम्बलिंग स्टेट में है, तो हुआ यह है कि मुज़ाकरात तो चले, बातें तो चली आगे, लेकिन कोई फिक्स्ड नेचर का कोई प्रॉपर शेप में एग्रीमेंट नहीं हो सका। और जो सारा स्टाफ आया हुआ था IMF का वो वापस चला गया है वाशिंगटन में, और कहा है कि हमारा वेट करें, हम अलामिया जारी करेंगे, जो कि अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया। इसी दौरान जो इसहाक डार साहब हैं आपके वजीर ख़जाना, उन्होंने अनाउंस किया कि 170 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ के नए टैक्सेस आप लोगों के ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। देखें ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। जब भी कोई मुल्क कर्जा लेता किसी दूसरे मुल्क से या किसी बैंक से, जैसे कि हमने अभी एक आलमी बैंक से कर्जा लिया, तो वो शराइत रखवाता है आपसे कि जनाब मुझे सेफ्टी चाहिए कि मेरा पैसा आप वापस करन जोगे हैं कि नहीं, आप वापस कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं। तो वो कड़ी से कड़ी शराइत रखवा के गए हैं, जिसका नतीजा ये निकलना है कि आने वाले चंद ही दिनों में, चाहे वो आपको कर्जा देते हैं और अगर नहीं भी देते, तो महंगाई का एक तूफान आने वाला है। हर चीज़ की कीमत कई सौ गुना बढ़ सकती है। तो इन हालात में आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। देखते हैं आगे से क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, और जैसे ही IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है कि हम कर्जा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।